पंक्तिबद्ध रखी कुर्सियों पर मेहमान बैठे थे। निकट ही कहीं बारात का बैंड गूंज रहा था। ऐसे में कमल की खुशी की कोई सीमा न थी। अपनी व्हीलचेयर के पहिए घुमाते हुए वो कभी मकान के अंदर आता और कभी पार्क में आकर मेहमानों की कुशलता पूछता। अधिकांश कार्य विनोद सक्सेना ने संभाल रखे थे। कमल को यूं भागदौड़ करते देखकर वो उसके समीप आया और बोला, कमल, मेरी मानो तो थोड़ी देर आराम कर लो। आराम ऐसे में है भाई, ऐसे में जरूरी है। पिछली 2 रातों से तुम बिल्कुल नहीं सोए। तुम ही कहाँ सोए हो? मेरी बात दूसरी है, तुमसे अधिक ताकतवर हूं। तो फिर हो जाए। क्या हो जाए? हम दोनों के बीच एक कुश्ती, कमल ने कहा और मारकर हंस पड़ा। विनोद दूसरी ओर चला गया। उसी समय एक व्यक्ति ने कमल के समीप आकर उससे कहा, कमल जी, एक महिला आपसे मिलना चाहती है। कौन है? ये तो मैं नहीं जानता। पश्चिम वाले गेट के पास है। वो व्यक्ति चला गया। उसके जाने के पश्चात कमल ने रिस्टवॉच में समय देखा। रात्रि के 11:30 बजे थे। बारात आने में अभी आधा घंटा शेष था। ये सोचकर उसने कुर्सी घुमाई और उसके पहिए घुमाते हुए वो पश्चिम वाले गेट की ओर बढ़ने लगा। पार्क के बाहर भी अच्छी रोशनी थी और वहां पहुंचकर कमल ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसके धमाका सा गूंज गया। गेट के पास उषा अपने बेटे की उंगली पकड़े खड़ी थी। उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उषा एवं राजू को देखकर कमल के चेहरे पर भूचाल जैसे भाव फैल गए। कभी उसका अतीत उसके सामने होता और कभी उसकी आंखें वर्तमान को देखने लगती। वर्तमान एवं अतीत का ये द्वंद्व उसकी आंखों के सामने न जाने कब तक चलता। तभी राजू ने उसे देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी तोतली जुबान में कहा, नमस्ते पापा। ये सुनकर कमल के हृदय में कई नश्तर उतर गए और ममता छटपटाकर रह गई। स्पष्ट था कि राजू को ये सब उषा ने ही सिखाया था। कमल के मन में आया, अभी राजू को उठाकर अपने हृदय से लगा ले और उसका मुख चूमकर कहे, नमस्ते बेटे। किंतु वो चाहकर भी ऐसा न कर सका और उषा से बोला, तुम यहाँ? किसी से पता चला था कि आज शिवा का विवाह है। तुम तो बुला न सकते थे, इसलिए चली आई। किस लिए? कमल ने शुष्क लहजे में पूछा। एक छोटा सा उपहार देना था उसे। नहीं नहीं उषा, कमल घृणा से बोला, अब तुम्हारे इस उपकार का कोई मोल नहीं, न मेरे लिए और न ही शिवा के लिए। वह भूल चुकी है तुम्हें। शिवा से अब तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं। उषा बोली, रिश्ते जुबान से नहीं टूटते कमल, केवल कहने मात्र से संबंध नहीं टूट जाते। रिश्ते तो हृदय से बनते हैं और यदि उन्हें तोड़ा जाता है तो पहले हृदय का खून करना पड़ता है। वो सब मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने न केवल अपने हृदय का खून किया है बल्कि उसमें छुपी एक एक भावना को भी जलाकर राख कर दिया है। किसी का प्यार इतनी आसानी से तो नहीं भुलाया जाता कमल। प्यार? कमल ने मानो अंगारे चबाए हों घृणा से बोला, तुम घृणा को प्यार कह रही हो उषा? तुम इतने भयानक विश्वासघात को प्यार का नाम दे रही हो? सच तो ये है कि तुमने प्यार की परिभाषा कभी जानी ही नहीं। तुमने सीखा था केवल धोखा देना, प्यार के नाम पर किसी की भावनाओं से खेलना, बेवफाई करना और दूसरों के हृदय में विश्वासघात की कीलें ठोंकना। उफ, कितनी बुरी तरह से छला था तुमने मुझे, कितने गहरे जख्म दिए। पहले प्रेम की ऊंचाइयों पर बैठाया और फिर ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। मन में तो आया था कि तुम्हारा खून कर दूं, मिटा दूं इस दुनिया से, किंतु मैंने ऐसा न किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हें वास्तव में चाहा था, प्रेम की देवी माना था तुम्हें और तुम्हारी की थी। कमल मर चुका है कमल। कमल इस बार क्रोध से चिल्लाया, तुमने अपने हाथों से खून किया उसका। तुमने अपने हाथों से उसकी चिता जलाई और फिर उस राख को भी हवा में उड़ा दिया। मत नाम लो उसका, मत सोचो कि कमल जिंदा होगा। इतना कहकर कमल एक पल के लिए रुका और फिर बोला, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या यही औरत का धर्म होता है, समाज और संसार के लिए यही कर्तव्य होता है उसका? पहले तो खुशी खुशी किसी का घर बसाना और फिर उसे जलाकर राख कर देना। तुमने सोचा कभी कि तुम्हारे जाने के पश्चात मैं किस प्रकार जिंदा रहा, कितनी पीड़ाएं सही मैंने, कितने दर्द पिए। अपंग हो गया मैं। हाँ, मैं जानबूझकर अपंग हुआ। मरना चाहा था मैंने किंतु मर न सका और दोनों टांगे गंवा बैठा। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ उषा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी बेवफाई ने जीते जी मुर्दा बना दिया मुझे। कहते कहते कमल यूं हौंफने लगा मानो मीलों से भागकर आया हो। उषा चेहरा झुकाए खड़ी थी। कमल की बात समाप्त होते ही वो धीरे से बोली, क्षमा न करोगे? क्षमा इसकी? कमल के स्वर में फिर वैसी ही घृणा थी। वो बोला, नहीं, वो अपराध ऐसा न था और वैसे भी अब तो पूरा एक युग बीत चुका है। मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी अलग। तुमने अपनी खुशियों से समझौता कर लिया और मैंने अपनी पीड़ाओं से। नाटक खत्म हुआ, पर्दा गिर चुका। अच्छा होगा कि भविष्य में मुझसे मिलने का भी प्रयास न करो।
मैं तुम्हारे और अपने अतीत की ओर देखना भी नहीं चाहता। तुम मेरे विषय में गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कोई मांगने आई हूँ, ये भी नहीं कि मैं इस घर में फिर से आना चाहती हूँ। आने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि तुम विवाह कर चुके हो। विश्वास करो, तुम्हारी इस नई दुनिया को जलाने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो फिर क्यों आए हो? ये बताने के लिए कि अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई हूँ। कमल ने उसे चौंक कर देखा। उषा ने एक नज़र अपने बेटे पर डाली, उंगली छोड़कर उसके सिर पर हाथ और दुखी स्वर में बोली, डॉक्टरों ने मुझे ब्लड कैंसर की पेशेंट बताया है। यकीन करो, मेरे हृदय में मौत का कोई भय नहीं। मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं शीघ्र ही इस संसार से चली जाऊंगी। दुख तो केवल ये है कि राजू बेसहारा हो जाएगा। यदि तुम राजू का हाथ थाम लो तो फिर मैं चैन से मर पाऊंगी। कमल के चेहरे पर विचारों का तूफान फैल गया। उषा फिर बोली, वैसे भी राजू है तो तुम्हारा ही। इसकी रगों में दौड़ने वाला खून तो तुम्हारा ही है। और फिर कमल, जो भी अपराध हुए वे तो मुझसे ही हुए। मैंने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, तुमसे रिश्ता तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बेवफाई की सब कुछ किया। इसमें इस बेचारे का तो कोई दोष नहीं। ये तो अबोध था। मैं जहां ले गई वहीं चला गया। कमल फिर भी मौन रहा। उसकी नजरें अब राजू पर टिकी थी और वह ये भी देख रहा था कि राजू बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। तभी उषा फिर बोली, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया कमल। कमल के होंठ खुले, कुछ कहना चाहा, किंतु इससे पूर्व कि वह उषा की बात का कोई उत्तर दे पाता, बारात उसके मकान के समीप पहुंच गई और कमल ने शीघ्रता से अपनी व्हीलचेयर को घुमा दिया। उषा ने उसे यों जाते देखा तो पुकारा, कमल, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर न दो, किंतु यह उपहार तो ले जाओ। देखो, मैंने बड़ी मुश्किलों से खरीदा है। किंतु कमल की व्हीलचेयर आगे बढ़ती रही और यह उषा के होंठों से सिसकियां फूट पड़ी। उसी क्षण उसका हाथ कपकपाया और पैकेट नीचे गिर पड़ा।